ओके, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। और आगे हम लोग को पढ़ना है जो परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। कल हम लोग लोटो के बारे में पढ़ लिए थे। अब लोटो के बाद आगे हम लोग को परमिट के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग और से क्लियर करेंगे। तो परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है और टाइप्स ऑफ परमिट, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो परमिट टू वर्क सिस्टम में देखिए पहले लिखा है, परमिट टू वर्क सिस्टम का मतलब है किसी भी कार्य को करने से पहले लिखित में आदेश लेना कि इस कार्य को हम करें या न करें, क्योंकि बिना अनुमति के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। बिना अनुमति के काम हम नहीं कर सकते हैं, समझिएगा बात को। तो क्यों अनुमति लेना जरूरी है? प्लांट में बहुत सारे लोग काम करते हैं अलग अलग तरीका से, और सब कोई इन्वॉल्व रहता है काम में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से। उस बीच में आप बिना पूछे बिना किसी से कहे कहीं कुछ काम स्टार्ट कर दोगे, मशीनरी है प्लांट में, कुछ चालू हो गया कुछ बंद हो गया, तो आपको इंजरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, आपको चोट लग सकता है। तो इसके लिए लिखित में आदेश लेना। और परमिट में लोटो के बारे में भी चर्चा रहता है, तो जहां पे आपको लगता है कि इस काम में लोटो भी इन्वॉल्व है, आप वहां पे लोटो भी लेंगे, उसके बाद आप लोटो अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट हमेशा क्लाइंट, मशीन का अधिकारी यानी इक्विपमेंट ओनर, क्षेत्र का मालिक यानी कुछ पर्टिकुलर एरिया ओनर, या अन्य कोई अधिकृत अधिकारी से वर्क परमिट लिया जा सकता है। परमिट किससे लेना है? परमिट उसी से लेना है जो उस प्रोसेस का ओनर है। ये प्रोसेस का ओनर मैं क्यों बोलता हूं, इक्विपमेंट ओनर, एरिया ओनर क्यों बोलता हूं? अब जैसे मान लो अब आपने क्या किया, परमिट एक हाउस कीपिंग के आदमी से, हाइजीन के आदमी से ले लिया जो साफ सफाई करता है। अब बताइए उससे परमिट लेके क्या लाभ है, जिसको खुदे नहीं पता है कि क्या हम साइन किए हैं। तो सही आदमी से पूछना है। और जैसे मान लो किसी मशीन में मरम्मत का काम करना है, उस मशीन का ओनर, ओनर मतलब क्या, कौन उसको ऑपरेट करता है, कौन उसका सुपरवाइजर है, कौन उसका इंचार्ज है, उससे आपको परमिट लेना पड़ेगा, ताकि उसको पता रहे कि ये मशीन हमने तो दिया है उनको रिपेयर के लिए, ये मशीन हमने दिया है मेंटेनेंस के लिए, वो जो है इसको बनाएंगे, वो जो है इसको करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको चलाएंगे। अभी हम नहीं चला सकते क्योंकि हमने जो है अभी मशीन को हैंडओवर किया है मेंटेनेंस। कार्य करने वाले व्यक्ति, वर्क परमिट लेने वाले व्यक्ति और वर्क परमिट देने वाले व्यक्ति, देखो तीन वर्ड आया, कार्य करने वाले व्यक्ति, वर्क परमिट लेने वाले व्यक्ति और वर्क परमिट देने वाले व्यक्ति को कार्य के बारे में और उसमें होने वाले खतरे के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। ये सब चीजें उसको पता होना चाहिए, क्या इसमें खतरा है। खतरा के बारे में जानकारी रहेगा तो वो सावधानी से काम करेगा। कार्य प्रारंभ होने से पहले सभी कामगारों को प्रशिक्षण देना चाहिए, टूल बॉक्स मीटिंग, ट्रेनिंग जो भी हो, उसको सिखाओ कि कैसे काम करना है। सीखा रहेगा, जानता रहेगा तो वो बढ़िया से काम कर पाएगा। तो इसके लिए उसको सिखाना जरूरी है, उसको बढ़िया से सिखाओ तो वो सही से काम करेगा, राइट। चलिएगा आगे। अब देखो परमिट में मैं बार बार बोलता हूं कि परमिट का प्रकार पूछिएगा तो मेरे पास इसका जवाब नहीं रहता है, लेकिन कैसे उसका आंसर करेंगे। तो परमिट में सिंपल बोलेंगे कि परमिट के अलग अलग प्रकार हैं और क्लाइंट उसको अलग अलग व्यू में इस्तेमाल करता है। अब हम आपको बताते हैं जनरल वर्क परमिट। अब इसको नीचे से पढ़ेंगे, ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। नीचे लिखा हुआ है लिफ्टिंग वर्क परमिट। लिफ्टिंग मतलब जहां पे क्रेन, हाइड्रा, इस सब चीजों का इस्तेमाल होगा ना, वहां पे आपको लिफ्टिंग वर्क परमिट लेना पड़ेगा। आपको ये नाम से ही पता चल जाएगा कहां पे कौन सा परमिट लेना है। दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, ऊंचाई पे कार्य के लिए आपको इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, माफ करिएगा सॉरी, बिजली से संबंधित काम के लिए आपको इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल काम। ये भी क्लियर है।
एक्सकावेशन वर्क परमिट आप समझ गए, खुदाई का जहां काम होगा वहां एक्सकावेशन वर्क परमिट। रेडियोग्राफी वर्क परमिट, अब जो लोहे की वेल्डिंग की जाती है, ज्वाइंट की जाती है, उसका एक्सरे करने के लिए रेडियोग्राफी वर्क परमिट लिया जाएगा। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस, अंदर कहीं प्रवेश करना है, कोई टैंक में, वेसल में, किसी इक्विपमेंट में, तो ऐसे काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस परमिट को दिया जाता है। वर्क एट हाइट परमिट, ऊंचाई के काम के लिए 1.8 मीटर या उससे ऊपर आपको काम करना है, वैसे काम के लिए वर्क एट हाइट परमिट हम लोग लेते हैं। हॉट वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट बोले तो ऐसे काम जहां पे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, मतलब गर्म काम होता है, जहां पे आग से संबंधित, वेल्डिंग मारोगे स्पार्क निकलता है, गैस कटिंग में, ग्राइंडिंग में, तो ऐसे काम में हॉट वर्क परमिट। अन्य काम, अब इसके अलावा कोई ऐसा काम हुआ तो उसके लिए जनरल वर्क परमिट, राइट। अब जैसे मान लो किसी मशीन में छोटा सा मेंटेनेंस आया, बेयरिंग चेंज करना है, तो उसके लिए जनरल वर्क परमिट। किसी मशीन की सफाई करनी है, जनरल वर्क परमिट। किसी मशीन का लुब्रिकेशन करना है, जनरल वर्क परमिट। तो बाकी ये नीचे के 7 काम छोड़ के और इसके अलावा कोई काम आया तो उसके लिए जनरल वर्क परमिट। यानी आपके पास जो काम की सूची आई है, उस काम में यदि कोई भी मैच नहीं कर रहा है नीचे वाला, तो जनरल वर्क परमिट लेकर के आप उस काम को करा सकते हो। तो ये हो गए आपके वर्क परमिट के प्रकार। आगे देखेंगे, वर्क परमिट के प्रकार संगठन के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना परमिट रखते हैं, जितने प्रकार होंगे उसका पालन करना होगा। बात ऐसा है, संगठन, कंपनी डिसाइड करेगी हमको कितना परमिट रखना है, राइट। आपके कोई सवाल होंगे तो आप चेक बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं देख के आंसर करूंगा। वर्क परमिट के प्रकार संगठन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी में कितने प्रकार के परमिट होंगे, आप जितना चाहो रख सकते हो। जैसे मान लो आपके यहाँ लिफ्टिंग वर्क परमिट नहीं है, तो लिफ्टिंग से संबंधित काम कौन से परमिट में लिए जाएंगे, जनरल वर्क परमिट में, राइट। तो ये परमिट के प्रकार होंगे। वर्क परमिट हमेशा कार्य क्षेत्र में ही फिल करना चाहिए, मतलब जहां देखो होता क्या है, मैक्सिमम जगह वर्क परमिट ऑफिस में बैठ के भर देगा, कोई लाभ नहीं है। वर्क परमिट ऑफिस में बैठ के फिल करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कहां फिल करना है भाई, वर्क परमिट कभी भी आपको जाइए जहां काम हो रहा है वहां, और वहां जा करके परमिट को फिल कीजिए। क्यों वहां जाना जरूरी है, वहां जाएंगे तो आप चीजों को चेक करेंगे कि जो लिखा है वही है कि कुछ और है, इसके लिए वहां जाना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, एक सवाल भी बीच में मिला है, रेडियोग्राफी वर्क परमिट के बारे में बताइए। रेडियोग्राफी समझिए, जैसे आपका हड्डी टूटता है ना, हड्डी टूटता है तो क्या होता है, एक्सरे किया जाता है, सेम मशीन, सेम इक्विपमेंट, सब कुछ सेम, लेकिन जो एक्सरे होता है ना, उसका पावर कम होता है, क्यूरी बोलते हैं, कम क्यूरी का होता है। और जो लोहे का एक्सरे होता है वो हेवी क्यूरी का होता है। तो जब वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग का रेडियोग्राफी होगा, जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, बीच में देखना वो सिलेंडर बीच से ज्वाइंट रहता है, एकदम ठीक बीचों बीच। तो वो सिलेंडर जो बीच से ज्वाइंट रहता है, उस सिलेंडर में क्या होगा, एक्सरे करना पड़ता है, उसका कोई लीकेज तो नहीं है, तो उसी को बोलते हैं रेडियोग्राफी। लेकिन वो मशीनें हेवी होती है, उससे किया जाता है। जैसे हड्डी टूटने का एक्सरे, वैसे ही वेल्डिंग जॉइंट का एक्सरे, सेम, राइट। तो वो लीकेज को देखने के लिए किया जाता है कि लीक है कि नहीं, क्योंकि लीक होगा तो फिर तो गैस लीक हो सकता है, पाइपलाइन कोई होगा तो ऑयल या जो भी होगा लीक हो जाएगा। तो वो लीक को टेस्ट करने के लिए, जैसे हड्डी का एक्सरे टूटने को टेस्ट करने के लिए, तो रेडियोग्राफी होता है वेल्डिंग ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए, इसके लिए होता है रेडियोग्राफी। आशा है कि आपके सवाल क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, वर्क परमिट मैं बताया अभी कि वर्क परमिट हमेशा कार्य क्षेत्र पे ही जाके फिल करना चाहिए। अगला है, वर्क परमिट देने वाले और लेने वाले दोनों को कार्य क्षेत्र पर जाकर निरीक्षण करना
कि वहां क्या हैजार्ड है, उसके लिए क्या कंट्रोल लिया गया है, उसके बाद ही वर्क परमिट देना चाहिए। मतलब आप वर्क प्लेस पे जाइए, जा करके वहां देखिए कि रियल सिनेरियो क्या देखिए। जैसे मान लीजिए आप हॉट वर्क की परमिट इशू कर रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल ऑन साइट, वहां कहीं पे नहीं किए हो तो क्या देखिए। मान लो फ्लेमेबल मटेरियल वहां से रिमूव कर दिया गया, ऐसा लिखा है, जाओगे तब ना देखोगे। तो आपको वहां जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा भैया पता चलेगा। तो इसके लिए परमिट ले, आप कन्फाइंड स्पेस का परमिट देने जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कितना है ऑफिस में बैठ के तो पता नहीं चलेगा। आप वहां जाओगे, मल्टी गैस डिटेक्टर से चेक करोगे, तब आपको पता चलेगा। तो इसके लिए वर्क प्लेस पे जाना जरूरी है। आगे, वर्क परमिट देने के बाद सभी आवश्यक पीपीई की जांच और उसके उपयोग के बारे में सभी को बताना। परमिट दिए हो, फुल बॉडी हार्नेस उसको दिए, कैसे पहनना है, हेलमेट कैसे पहनना है, ग्लव्स कैसे पहनना है, फॉल रेस्टर कैसे लगाना है, ये जितने भी पीपीई अन्य टूल्स है उसके उपयोग के बारे में उसको बताना चाहिए कि देखो भाई ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्क परमिट की अधिकतम वैधता 8 घंटे की होती है। आवश्यकता अनुसार उसे दोबारा रिन्यूअल किया जा सकता है। देखो परमिट जो लिया जाएगा वो मान लो सुबह में 6 बजे लिया जाएगा तो 2 बजे समाप्त हो जाएगा, 2 बजे समाप्त हो गया, और 2 बजे के बाद आपको वापस उस पर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से परमिट लो, और परमिट लेने के बाद वापस रिन्यूअल कराओ। 4 घंटे का जरूरत पड़ता है तो 4 घंटे का करा लो, 8 घंटे का पड़ता है तो 8 घंटे का करा लो, और उसके बाद आप उस पर आगे काम कर सकते हो। परमिट एक्सपायर होने के बाद आप काम उस पर नहीं कर सकते। आगे एक मनीष का सवाल आया है, वही सवाल जो हम बोल रहे थे कि कोई पूछता है कि परमिट कितना प्रकार का होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो सीधा बोलना है कि परमिट के प्रकार निम्न है, और 7-8 प्रकार बता दो कि हमारे यहाँ इतने प्रकार के परमिट है। हालांकि कंपनी परमिट अपने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, सिंपल सा बात है। आप 8 का नाम बता दो, परमिट का प्रकार पूछता है तो, अरे नंबर बताने के पहले लाइन से नाम बता दो, कोई नंबर बताइए तो सीधा बोलिए हमारे यहाँ 8 प्रकार की परमिट इस्तेमाल होता है, तो समझ जाएगा कि इतना परमिट के बारे में ही जानता है, मतलब चीजों को इसकी समझ। अगले दिन कार्य करने के लिए नया वर्क परमिट लेना चाहिए। नया वर्क परमिट मतलब जैसे आज जो काम हुआ ना, ये परमिट मतलब आज काम खत्म होने के बाद या काम खत्म न भी हो, मतलब हैंड ओवर हो जाना चाहिए। अब कल काम करने के लिए कल नया परमिट लेना है, मतलब रोज नया परमिट चाहिए। ये नहीं एक ही परमिट को रोज रोज रिन्यूअल हो रहा है, नहीं, एक परमिट की मैक्सिमम वैधता 24 घंटा, जैसे 8 घंटे के लिए 2 बार रिन्यूअल हो सकता है, तीसरी बार वो अगले दिन नया परमिट। कार्य समाप्त होने के बाद वर्क परमिट को वापस एरिया ऑनर को करना चाहिए और बता देना चाहिए कि कार्य पूरा हो गया। देखो काम समाप्त हो गया तो आप बता दो कि भाई ये रहा आपका परमिट, जो आपने काम दिया था आपने सब काम कर दिया, काम आपका समाप्त हो गया है, आप जाके देख लीजिए सभी काम हमने आपका कर दिया है। तो इस तरह से आप उसे बता सकते हैं। कार्य समाप्त होने के बाद हाउसकीपिंग तथा सभी गार्ड को पुनः निर्धारित स्थान पर लगाया। जब भी आप कोई मेंटेनेंस, मरम्मत या कोई भी काम करने जा रहे हो तो काम हो गया तो वहां पे जो कचरा जनरेट हुआ वो सब आप बैग में भर लो, साफ कर दो एरिया, या कोई हॉट वर्क कर रहे हो तो उसमें कुछ मेटल निकला वो सब फिल कर लो, पैकेट में भर लो, या वहां पे कोई लुब्रिकेशन वगैरह गिरा, स्लिप ट्रिपेजार्ड हुआ वो सब भर लो। मतलब उस एरिया को साफ सफाई पूरा सब ठीक ठाक करके, यदि मान लो कोई मशीन है उसका गार्ड खोले हो तो सेफ्टी गार्ड लगा दो, सब ठीक कर दो, और उसके बाद आप जो है वहां पे बोलो कि भाई ये सब हमने काम कर दिया, आप देख लीजिए। और यहाँ पे एक और जिम्मेदारी है, जो ऑनर है, प्रोसेस ऑनर है, उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे सब काम हो गया है कि कुछ बाकी है, उसको भी देख लेना चाहिए कि मान लो हमारा कोई गार्ड मिस तो नहीं हुआ, कुछ छूटा तो नहीं है, उसको देख लेना चाहिए। तो इसके लिए वो प्रोसेस ओनर को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो काम था वो सब काम हो गया है, कोई भी काम बाकी नहीं है।
इस तरह से परमिट में ये सब सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। परमिट में चेकलिस्ट होता है, वो चेकलिस्ट को आपको लेके वर्क प्लेस पे जाना है। वर्क प्लेस पे जाने के बाद आपको वहां एक्चुअल चीजें चेक करनी है, जैसे हम कन्फाइंड स्पेस बता रहे थे कि ट्राइपेड स्टैंड है क्या, एम्बुलेंस है क्या, ऑक्सीजन लेवल कितना है, CO2 कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, राइट, इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज वहां पे है क्या, लोग ट्रेन है क्या, टूल बॉक्स हुआ, पूरा चेकलिस्ट यस नो सब लिखना है। तो ये आपको सही मेथड का इस्तेमाल करना है जो आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो ये परमिट आपका फिनिश होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32, रिगिंग लिफ्टिंग शिफ्टिंग के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। चलिए, तो परमिट में उम्मीद है कोई सवाल नहीं होगा, सवाल होगा तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है इरेक्शन कार्य में। इरेक्शन क्या होता है? तो इरेक्शन कार्य में केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही काम करेगा। देखो, कोई भी काम होता है तो कुछ वर्ड आपके फिक्स हो जाते हैं। कोई भी काम होगा तो उससे संबंधित आपको ट्रेंड आदमी से ही काम करवाना है। ट्रेंड नहीं रहेगा तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा, मतलब उससे संबंधित प्रशिक्षित आदमी से ही आपको वहां पे काम कराते हैं। अगला है इरेक्शन के पहले टूल बॉक्स मीटिंग करनी चाहिए। टूल बॉक्स मीटिंग हम बार बार बताए हैं कि छोटा मोटा प्रशिक्षण काम के ठीक पहले 2-4 मिनट का, राइट, ये आपको करना चाहिए। आगे है लिफ्टिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी लिफ्टिंग गियर्स का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना चाहिए। देखिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बारे में हम आपको पहले से बताए हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या होता है आपको जानकारी है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या है? लीगल में 2 टर्म है। एक आप फैक्ट्री एक्ट 1948 में जाओगे तो सेक्शन 29 में लिखा हुआ है कोई भी लिफ्टिंग गियर से उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन साल में एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन से कराना। वो लिफ्टिंग गियर्स मतलब क्या? क्रेन, हाइड्रा, सीलिंग, डिसेकल, जो वस्तु सामान उठाने में, वस्तु को लिफ्ट करने में इस्तेमाल होता है, उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। और बीओसीडब्ल्यू एक्ट में, बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 सेक्शन 56 में लिखा हुआ है कि जितना भी लिफ्टिंग गियर्स है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की वैधता 1 साल होती है। साल में एक बार आपको कराना है, हर साल। इरेक्शन के पहले सभी टूल्स टेकल्स की जांच कर लेनी चाहिए तथा डिफेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिफ्टिंग के पहले या इरेक्शन के पहले जितना भी, जैसे मान लो सीलिंग, डिसेकल जो भी है, उसको एक बार फिजिकली देख लो। ये कौन देखेगा? काम करने वाला आदमी देखेगा, इंजीनियर सुपरवाइजर देख सकता है कि ये डैमेज तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। यदि मान लो टूटा है तो क्या करना पड़ेगा? उसको नहीं इस्तेमाल करना है, रिजेक्ट वाला में डाल दो, वो इस्तेमाल नहीं होगा। फिर इरेक्शन के पहले ग्राउंड कंडीशन देख लेना चाहिए। ग्राउंड कंडीशन क्यों? क्रेन खड़ा करोगे, बारिश का मौसम है, गीला फ्लोर है, लचीला फ्लोर है, क्रेन पलट जाएगा। तो ग्राउंड कंडीशन स्टेबल होगा तभी वहां पे काम करने का जरूरत। अगला, इरेक्शन के पहले ग्राउंड फ्लोर चेक कर लेना चाहिए, हो गया ग्राउंड कंडीशन। लिफ्टिंग से पहले रिगिंग वर्क परमिट लेना चाहिए। हम लोग बात किए ना, लिफ्टिंग या रिगिंग वर्क परमिट, इससे संबंधित परमिट लेना चाहिए। मौसम खराब होने की स्थिति में रिगिंग कार्य नहीं, रिगिंग वही लिफ्ट। सवाल है क्या? इरेक्शन क्या कहता है सर? इरेक्शन मतलब कोई भी, एक देसी उदाहरण समझ लो, भूसा रखने वाला आप घर में देखे हो ना, बना हुआ खोप जिसको हम लोग बोलते हैं, जी सर, जी देखे हो ना? जी सर। तो क्या होता है, बेलन जैसा पहले गोल बना लिया जाता है, उसमें भूसा भर दिया जाता है, ढक्कन बाद में बनता है ना, हाँ सर, शंकु के आकार का, जी सर। ढक्कन बना करके, और उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मिला के एक ही बार उठा के ऊपर रख देते हैं ना। यस सर। तो जो सब लोग मिल के उठा के ऊपर रखते हैं उसी को इरेक्शन बोलते हैं। तो मतलब क्रेन से किसी वस्तु को उठा के ऊपर रखना, शिफ्ट करना, लिफ्ट करना, वो सब क्या है? इरेक्शन है। समझ में आया? जी सर। यस, गुड। शिफ्टिंग, रिगिंग सब एक ही चीज होता है। मतलब मौसम खराब होने, जैसे मान लो आंधी तूफान का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को काम नहीं करना चाहिए। इरेक्शन से पहले
रिगिंग प्लान बनाना जिसमें मटेरियल वेट, क्रेन की क्षमता, सीलिंग की क्षमता, डिसेकल की क्षमता चेक कर। रिगिंग प्लान क्या होता है, ये रिगिंग प्लान के बारे में थोड़ा समझिए। कह रहा है इलेक्शन से पहले रिगिंग प्लान बनाना, मैं आपको दिखा रहा हूं रिगिंग प्लान क्या होता है, एक बार थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा। सीधा हम लास्ट में आएंगे, अंतिम आपको क्रेन की क्षमता, क्रेन का बूम कितना निकलेगा, उसका रोप कितना बाहर आएगा, कितना रेडियस होगा, कितना वेट है, सब कैलकुलेशन किया हुआ है। ये इंजीनियर के साथ मिलकर बनाना है, आपको भी बनाने सीखना चाहिए। देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये लिफ्टिंग प्लान है, राइट। तो ये आपको रिगिंग प्लान बनाना चाहिए, ताकि क्यों रिगिंग प्लान बनाना है, सवाल ये है मान लो कोई आपका उम्र जो है 20 साल है, चाहे 15 साल आपका उम्र है, 14 साल, आपके सीट में 50 केजी का बैग ला दिया, तब ले जा पाओगे? नहीं, हालत खराब हो जाएगा। मतलब क्रेन जो है वो कितना वेट उठाएगा उसका भी कैपेसिटी है ना भाई, तो उसकी कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिगिंग प्लान बनाते हैं, जिसमें सब क्रेन, डिसेकल, सबकी क्षमता के अनुसार प्लान। मटेरियल के साथ टैग लाइन का उपयोग करना चाहिए। टैग लाइन क्या होता है, मटेरियल के साथ टैग लाइन का उपयोग करना। टैग लाइन मतलब देखो, कोई ये है टैग लाइन, देखो कोई भी वस्तु को हाथ से नहीं पकड़ना है, हाथ से पकड़ोगे वो भारी वस्तु है, हेवी वस्तु है, वो इधर उधर करेगा, आपको चोट लग जाएगा। टैग लाइन रस्सी बांध दो और रस्सी से उसको पकड़े रहो, दोनों तरफ से 2 आदमी पकड़ा रहेगा बैलेंस करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग टैग लाइन। तो टैग लाइन का उपयोग करना चाहिए जब हम कोई इरेक्शन का कार्य कर रहे हैं, जो मैं आपको फोटो में दिखाया। आगे देखेंगे कि लटकी हुई वस्तु के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। लटकी हुई वस्तु के नीचे खड़ा नहीं होना मतलब हैंगिंग, कोई हैंगिंग प्रोडक्ट, कोई हैंगिंग, फिर से बोलिए पर जो मतलब हैंगिंग प्रोडक्ट हो उसके नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए फिर वो ऊपर से गिर जाएगा तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, मान लो मशीनरी है, टूटिए गया, गिरिए गया, फिसल गया, तो लफड़ा ना हो जाएगा। सर वही बात है, होगा, हो सकता है वो गिर जाए नीचे और आपको दबा दे, चोट लग जाएगा। सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा होना क्यों मना है भाई, क्योंकि कोई भी वस्तु है ना, उसका भरोसा नहीं है कि वो लटका हुआ है और ठीक है रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता है सीलिंग टूट गया, डिसेकल टूट गया, वस्तु जो है आपके ऊपर गिर जाएगा, और आपके ऊपर गिर जाएगा तो आपको चोट लग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं खड़ा होना है, लटकी हुई वस्तु के नीचे खड़ा नहीं होना है। लटकी हुई वस्तु के नीचे खड़ा होगे, देखो ये स्थिति होगा, मान लो गिरा कोई वस्तु ऊपर से टूट के पैर इसका फंस गया, ये देखो ये सही है, लेकिन उसके नीचे जाओगे तो गड़बड़ है। ये फोटो गलत क्यों दिखा दिया, चलो फोटो है तो मैं बता देता हूँ। 2 आदमी सिग्नल दे रहा हूँ, किसका सुनेगा, इसका सुनेगा कि इसका सुनेगा, कंफ्यूज है। 4 लोग दे रहा है, किसका सुने, तो सिग्नल भी एक आदमी देगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हाँ ये देखो, ये रॉन्ग, वस्तु उठा रहा है उसके नीचे खड़ा होना, ये नहीं करना। कोई भरोसा नहीं है, मशीन है, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसके ऊपर गिरेगा, चोट लग जाएगा। आगे लिफ्ट होने वाले वस्तु के ऊपर भी नहीं खड़ा होना है, ये भी बताया गया है। ऊपर क्यों नहीं खड़ा होना है भाई, देखो ऐसे भी नहीं खड़ा होना है, नीचे ऊपर दोनों, क्योंकि वस्तु है ना, वो भी टूटेगा तब गिरोगे, हिलेगा डुलेगा, लफड़ा है। बीओसीडब्ल्यू एक्ट में अभी आपको समझाया ना, बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के सेक्शन 56 के अनुसार लिफ्टिंग गियर्स तथा इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन प्रत्येक साल में कराना चाहिए, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट बीओसीडब्ल्यू, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 56 में कि जितना भी लिफ्टिंग गियर्स है उसका एक बार आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना चाहिए। उसको साथ इससे बचाना चाहिए, धारदार चीजों से जो सीलिंग लगाओगे ना, वो कटना चाहिए। गन्नी में जूट का बोरी लगा देते हैं कॉर्नर पे। लिफ्टिंग कल भी हम लोग पढ़े थे वर्क के टाइम। आवश्यकता अनुसार पीपीज का उपयोग करना चाहिए, जो आपको लगता है हाइट पे काम कर। रिगिंग प्लान में क्या क्या कंपलसरी टूल है, कंपलसरी टूल में आपको सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हाथ में ग्लव्स, ऊंचाई पे हो तो फुल बॉडी हार्नेस, ये सब आपके रिक्वायर्ड पीपीज है जिसका उपयोग आपको करना चाहिए।
लिफ्टिंग से पहले ऑन जॉब ट्रेनिंग देना चाहिए। ऑन जॉब ट्रेनिंग बोले तो अभी चर्चा हुआ, किसी ने पूछा था, सर ऑन मतलब जॉब छोटा ऑन सा जॉब ट्रेनिंग, काम क्या हो रहा है वही हैंड रेस करिए, फिर बोलिए। हाँ बोलिए। सर ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जहाँ पे फिर कार्यस्थल पर कार्य करने से पहले जाके ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग। यस गुड। जाके और उसको बता दो 2-4 लाइन कि भाई ये तुमको ध्यान देने की जरूरत है। ओवरहेड पावर लाइन के आसपास लिफ्टिंग कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजली का तार ऊपर से जा रहा है, उसके पास क्रेन लगाओगे, बिजली के संपर्क में आ जाएगा, करंट आ जाएगा क्रेन में और वहां पे चोट लग जाएगा और ऐसा हादसा होते रहता है। तो आपको क्या करना है, वैसे जगह से बचना है। हम फोटो में भी दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं होगा जरूर। देखो ये रहा, बिजली का तार गया है, उसके ऊपर क्रेन का बूम सट जाएगा, करंट आ जाएगा, क्रेन में लफड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दूर रहना है उससे, बिजली के तार के पास काम नहीं करना है। अगला, और वहां काम करना ही होगा तो पावर कटवा के करो। सीलिंग की क्षमता निकालने का फॉर्मूला 8 × d² होता है। हम लिफ्टिंग में पढ़ाए हैं, नए छात्र पढ़ेंगे, जिसमें सीलिंग की डाया इंच में होने पर उसकी क्षमता कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल, सीलिंग की मोटाई 1 इंच हो तो उसकी लोड उठाने की क्षमता 8 × d² यानी 8 × 1 × 1 8 टन। यदि सीलिंग की क्षमता 2 इंच हो तो उसकी क्षमता 8 × 2 × 2 8 × 16 16 2 32 टन। यदि सीलिंग की डाया 3 इंच हो तो उसकी क्षमता 8 × 3 × 3 8 3 24 24 72 टन। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ दो चीज है, उसकी डाया जो है इंच में ही होना चाहिए और में नहीं होना चाहिए, तो टन में निकलेगा कैपेसिटी। लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड करनी चाहिए और सेफ्टी साइनेज लगाना चाहिए। देखो जहां काम होगा उस पे बैरिकेडिंग करो, टेप लगाओ, बाउंड्री लगाओ, हार्ड बैरिकेडिंग जो करना है करो, और वहां पे साइनेज लगाओ, लिफ्टिंग वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, वर्क एट हाइट इज अंडर प्रोग्रेस, जो भी काम करते हो उससे संबंधित वहां साइनेज लगाओ। रिगिंग वर्क, अनुभवी रीगर, अनुभवी क्रेन ऑपरेटर, अनुभवी सिग्नल मैन और अनुभवी सुपरवाइजर, ये रिगिंग वर्क कोई भी क्रेन से संबंधित काम है। रीगर कौन होता है, जो सीलिंग लगाता है, डिसेकल लगाता है। क्रेन ऑपरेटर कौन, आप जानते हो, सिग्नल मैन जो इशारा करता है ऊपर करो नीचे करो, और सुपरवाइजर जो काम को करवाता है। ये चारों अनुभवी होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो लफड़ा हो जाएगा। लिफ्टिंग करते समय मटेरियल को बैलेंस करने के लिए रोप से बांध कर पकड़ना चाहिए उसे। लाइफलाइन, लिफ्टिंग करते समय टैगलाइन बांधना चाहिए। देखो हम बात किए ना, हाथ से नहीं पकड़ना है, रोप से पकड़ना है, और उसको हम लोग टैगलाइन बोलते हैं, राइट। तो टैगलाइन का उपयोग करना जरूरी है। लिफ्टिंग गियर में कलर कोड का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कलर कोड और आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। का नहीं, थोड़ा गड़बड़ है एक सेंटेंस। लिफ्टिंग गियर में कलर कोड और आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक कलर कोड क्या है, हम पढ़े थे कि मान लीजिए आपके पास टूल्स है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि जनवरी फरवरी मार्च हम रेड कलर पेंट करेंगे, अप्रैल मई जून हम ग्रीन कलर करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर हम ब्लैक करेंगे, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम ब्राउन करेंगे। तो जनवरी में आप टूल्स का इंस्पेक्शन करोगे, सब ओके कर दोगे, रेड कर दो, तो जनवरी भर जितने टूल्स रेड आप पेंट करोगे वो सब सेफ है। अप्रैल जब आएगा तो फिर आप सोचे हमको ब्लैक करना है, तो अब ब्लैक पेंट करना शुरू करो। वो क्या है कलर कोड? कलर कोड सिंपल सा बात है, ये आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कैसा कि मतलब टूल सही है कि गलत है, ये सडन देखने के लिए नंबर तो होगा ही होगा। देखो इसमें पेंट किया है, देखो अलग अलग कलर, रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, ये क्या है? ये देखो एक कलर कोड बना दिया, जनवरी फरवरी मार्च व्हाइट चलेगा। तो इससे क्या होगा, आप यदि मान लो कागज तो चेक करोगे, लेकिन इमीडिएट देखना है तो कैसे देखोगे? व्हाइट कलर है, अब महीना कौन सा चल रहा है, सितंबर, ये भाई इसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। इंस्पेक्शन हुआ होता तो कौन सा कलर होता? रेड। देखो सितंबर में रेड है। और एक और बात हम बता देते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च में व्हाइट ही होना चाहिए, जो आपको मन करे रख लो।
राइट। दूसरा ग्रुप कोई नहीं। क्वेश्चन एक है कि सर अगर हम जनवरी टू अप्रैल रेट करते हैं तो फिर दूसरा ग्रुप कौन ग्रुप है? कोई ग्रुप नहीं है ना। कोई सवाल है किसी का? नहीं है। आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप पूरी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मान लो हमारी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी सभी छात्र म्यूट करके रखें, सभी छात्र म्यूट करके रखें। गुलशन बताएं क्या सवाल है? सर ये थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन होता है वो पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड करते हैं क्या? एक बात बताइए, आप रोज क्लास करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। कल शाम में क्लास किए थे? नहीं पर कल लीव हो गया था सर। तो यही ना दिक्कत है, नहीं पढ़िएगा तो ये सब बात पता चलेगा। कल तो इसी पर बहुत चर्चा हुई, लीगल का सेक्शन सब कुछ तो बताया जाता है ना। ये सर वो सब पर पता है सर, बस कल यही थोड़ा सा लीव हो गया था। क्लास जो है सभी को, मैं और गुलशन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी छात्र हैं अब नियमित क्लास नहीं कीजिएगा तो कहीं नहीं फायदा होगा ना, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये बात मुझे लगता है और हमेशा चर्चा मैं कर देता हूँ, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो है कॉम्पिटेंट इंजीनियर करता है, जो राज्य सरकार से ऑथोराइज होता है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर उसको ऑथोराइज करता है, करने वाला आदमी प्राइवेट ही है लेकिन ऑथोराइज होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के द्वारा। में जनवरी से मार्च तक हमारा वाइट होगा तो सारे इक्विपमेंट वाइट पेंट होंगे, और थोड़ा पेंट हल्का पहचान के लिए लगा देना है, राइट। तो ये होता है आपके कलर कोड, ये पहचान के लिए होता है कि सेफ है। पीरियोडिकल एग्जामिनेशन चेक करो और उस पर लगा दो। आगे तो हमने बात कर लिया कि लिफ्टिंग गियर्स में कलर कोड और आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या? अब जैसे मान लो सीलिंग है तो उसका कोई नंबर रखो ना, क्या नंबर है उसका, पहचान के लिए कि यही है कि दूसरा है। आगे सबसे पहले माफ करिएगा, मैनुअल हैंडलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। मैनुअल हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देंगे। कहता है सबसे पहले मैनुअल हैंडलिंग में क्या, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भार को उठाते समय किसी प्रकार के चोट लगने की संभावना होती है। माफ करिएगा, सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भार को उठाते समय किस प्रकार के चोट लगने की संभावना होती है जिससे कि वेट लिफ्ट करते समय सही टेक्निक का प्रयोग किया जा सके और खतरा मुक्त हुआ जा सके। देखो मैनुअल लिफ्टिंग में क्या करना है भाई, मैनुअल लिफ्टिंग में आपको उठाते समय ध्यान रखना है। देखो मैनुअल लिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, तो पढ़े थे, कुछ फोटो दिखाते हैं आपको, फटाक से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये मैनुअल लिफ्टिंग है। मैनुअल लिफ्टिंग में कैसे हमको वस्तु को उठाना है, देखो आप पहले वस्तु को देखिए, अनुमान लगाइए कि हमसे उठेगा कि नहीं उठेगा, फिर आप बैठिए, शरीर के पास चिपका के थाई के सपोर्ट में लेके वस्तु को उठाइए। ऐसे उठाएंगे देखो बैकबोन में खिंचाव आ जाएगा, और लगता है वस्तु भारी है तो ऐसा दो लोग मिल करके उसको उठाइए, ऐसा उठा सकते हैं। मतलब जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती करोगे चोट लग जाएगा। तो मैनुअल लिफ्टिंग में आप शरीर का पोजीशन देख के आपको उठाना पड़ेगा वस्तु, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए बैठे तो पैर को हिप से टच ना होने दे और दोनों पैरों को एक में ना चिपकने। देखिए यहाँ पे बैठा है, पैर को फैला के, और दोनों पैर एक में नहीं सट रहा है, दोनों पैर को फैला के वस्तु को पास ला के फिर उठा रहा है। शरीर से चिपका रहेगा तो थोड़ा लोड शरीर पे भी जाएगा, ऐसे सीधा शोल्डर पे जाएगा, शोल्डर स्ट्रेस लाएगा, पीछे खिंचाव आ जाएगा, सही से वस्तु नहीं उठाते हैं तो ऐसा होता है, राइट। आगे तो पीठ, कुल्लों और घुटनों को एकदम टाइट नहीं करनी चाहिए, अर्थात इनके बीच लचीलापन होना चाहिए। आप फ्लेक्सिबल तरीके से काम करो, राइट। अगला, जिस भी वस्तु को उठाना है उसे कस के पकड़े, ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ोगे गिर जाएगा पैर पे। जब भार को लेकर उठ रहे हैं तो देखो पैर के सहारे क्यों, लेग मसल्स के सहारे क्यों, जो अभी हम फोटो में दिखाए, इसके करने से क्या है, पूरा वेट जो है बैकबोन पे नहीं जाएगा, आपके कुछ थाई पे भी लोड आया और धीरे धीरे शरीर के सहारे वस्तु उठ गई, और इसमें पूरी तरह से पीछे जो है रीढ़ की हड्डी पे खींचा हुआ है, राइट। आगे
जब भी भार ले जा रहे हैं तो पीठ को सीधा रखें, पीठ पर भार ना आने दे। देखो पीठ पे भार क्यों नहीं आने दे, पीठ पर भार क्यों नहीं आने दे? पीठ पर भार आने से ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए देखिए इस पोजीशन में भी रीढ़ सीधा, इसमें भी सीधा, इसमें भी सीधा, इसमें टेढ़ा, तो ये रॉन्ग है, बोल रहा है ये काम नहीं कर। तो आप वस्तु घर में भी उठाए हो, यहाँ पे बस बता रहे, तो ये रिस्क है आपके जो है मैनोलॉजिकल एजार्ट्स होने की संभावनाएं हो सकती है। लोड को ढोते समय हमेशा भुजा आर्म्स को, हाथ को सीधा रखिए, सीधा रखने से वस्तु को पकड़े रहोगे बढ़िया से, सीधा रखोगे तो लोड संतुलित रहेगा। जब लोड को आप शिफ्ट कर रहे ढो रहे तो सर को हमेशा सीधा रखें और चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए। फिर से देखिए, ये देखिए गर्दन सीधा, आंखें सामने, देख रहा है सामने, राइट। ये आपको फॉलो करना है। ये क्यों? नहीं तो देखोगे नहीं, गिर जाओगे, लफड़ा हो जाएगा। चलते समय भार कभी भी शरीर से दूर नहीं रखनी चाहिए, उसे शरीर से चिपका कर रखना चाहिए।